हेलो गाइस, दिस इज अमिता चौहान एंड यू आर वेलकम टू PA3 ट्यूशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन प्लांट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड और भी बहुत सारी सोर्सेज से रिलेटेड नोट्स मैं उसमें दे चुकी हूँ। वेलकम टू PA3 ट्यूशन पॉइंट। गाइस, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरह से डाइजेशन होता है उसका इंट्रोडक्शन हम लेंगे। माउथ और बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें हैं, डाइजेशन वहां से शुरू होता है नहीं, ये जानेंगे। फूड पाइप और इसोफेगस का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये देखेंगे। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से डाइजेशन करते हैं वो देखेंगे। और अमीबा का डाइजेशन भी हम इसमें देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्लिप दिखाई जा रही है जिसमें एक कॉकरोच को एक फ्रॉग खा रहा है और एक फ्रॉग को फॉक्स खा रही है। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है? इससे समझ आ रहा है कि जैसे हम देख रहे थे कि हम प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में, जैसे मैंने पहले आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बताया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में आपको बताया था, यही इसमें शो किया जा रहा है कि किस तरह से हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो वेयर डू ऑल एनिमल्स, जिस तरह प्लांट्स से फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट्स को कंज्यूम्स करके अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं, उसी तरह से जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंडेंट है वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि कैरेट रैबिट खा रहा है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, दिस इज माय आवर प्रोडक्ट producer, and this is primary consumer. Next is fox is also a secondary consumer, and then lion. They are dependent on each other. नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एनिमल्स कैन बी, कि एनिमल्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितनी तरह के एनिमल्स होते हैं। लाइक हर्बीवोर्स की हम बात करें तो हर्बीवोर्स में वो एनिमल्स जो अपना नरिशमेंट केवल और केवल वनस्पति से लेते हैं। इट मीन्स कि वो सारे वेजिटेरियंस होते हैं और वेजिटेबल से ही अपने नरिशमेंट को प्राप्त करते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या कहते हैं गाइस? कार्निवोर्स एक्चुअली वो होते हैं जो अपने नरिशमेंट के लिए फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, यानी कि अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, वो अपना नरिशमेंट अदर एनिमल्स से लेते हैं। और तीसरा हम देख रहे हैं ऑमनिवोरस। ऑमनिवोरस क्या होते हैं? लाइक हम, कि हम जिस तरह से अदर एनिमल्स और हर्बीवोर्स यानी कि वेजिटेरियन लेने वाले भी हम वेजिटेबल्स पर भी डिपेंड रह सकते हैं और हम इवन अलग अलग एनिमल्स पर भी डिपेंड रह सकते हैं, तो हम ऑमनिवोर्स की श्रेणी में आते हैं। और कार्निवोर्स जैसे कि लायन केवल फ्लैश पे डिपेंड होता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हम तो डिपेंडेंट है, भाई प्लांट्स पर डिपेंडेंट है और अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। जितने भी ह्यूमन बींग्स है या तो वो प्लांट्स पे, अगर वो वेजिटेरियन है तो प्लांट्स पे होंगे डिपेंडेंट, और अगर वो कार्निवोर्स की ऑमनिवोर्स हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल एनिमल्स पर और प्लांट्स दोनों पर डिपेंड होंगे। ठीक है, पर हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को किस तरह से बनाते हैं, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन प्लांट्स में, अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसमें मैं लिंक दे दूंगी, आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें होल चैप्टर कवर है, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं। तो यहाँ पे भी दिखाया जा रखा है जैसे कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बना रहे हैं। लीव्स जो रॉ मटेरियल्स को लेकर, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं उसके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और उसका क्लोरोफिल जो लाइट को ट्रैप करता है, उसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है जिन्हें कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन, और उनका मेन प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट जिसे वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है एक्चुअली। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। The process in which green plants trap the solar energy and produce food using carbon dioxide and water as the raw materials. Oxygen is released as a byproduct. जैसे हम देख चुके हैं, this is the definition of photosynthesis in which byproduct is oxygen, which is very useful for human beings. And the main product is glucose, जो food में काम आता है plants के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हम लोग फूड को ले रहे हैं, मतलब डिफरेंट वेज होते हैं फूड को लेने के। जैसे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह का उनका मोड है, अलग अलग तरह का उनका टेकिंग फूड है, किस तरह से वो अपने फूड को लेते हैं। जैसे हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और मीट आदि लेते हैं और वो चीविंग करते हैं अपने माउथ के थ्रू। ठीक है,
दूसरा अगर हम बात करते हैं एंट्स की, तो एंट्स क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को लेती हैं, उनका फूड क्या है, इंसेक्ट्स है, और वो क्या करती हैं, स्क्रैपिंग करती हैं। तो अगर हम बात करें बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई क्या करती है, नेक्टर लेती है, उसका फूड एक्चुअली क्या है, नेक्टर है, और वो क्या करती है, सकिंग करती है। तो जैसे आपने देखा अलग अलग एनिमल्स की मैंने बात की, तो उन अलग अलग एनिमल्स में उनके डिफरेंट मोड ऑफ इंजेक्शन आए, उन्होंने इंजेक्शन किस तरह से लिया, जैसे हमने हाथ से लिया और हमने खा लिया, ठीक है, तो ये हमारा इंजेक्शन है, हमने हाथ से स्वेलो कर लिया, फूड को चीव कर लिया, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं अगर एंट्स की, तो उन्होंने स्क्रैपिंग की फूड को लेने के लिए। और अगर हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तो वो करते हैं सक, आपने देखा होगा बटरफ्लाई सकिंग करती है, तो वो अपने फूड को कैसे लेती है, सकिंग के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, तो मैंने बात की है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड के, अलग अलग एनिमल्स किस तरह से अपने फूड को अलग अलग तरीके से लेते हैं। ये तो हुई फूड को लेने के तरीके की। अब हम बात करते हैं एनिमल्स के न्यूट्रिशन की, एनिमल्स के इंजेक्शन की, किस तरह से एनिमल्स फूड ले रहे हैं, लाइक हम कैसे फूड को खा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, टेकिंग फूड इन द माउथ, फूड को माउथ तक ले जाना, फूड को माउथ तक ले जाना इज कॉल्ड इंजेक्शन, यानी कि फूड का माउथ में एंटर करना इंजेक्शन होता है। अब इंजेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है डाइजेशन, जो फूड हमने लिया, जो फूड हमने खाया, उसका डाइजेशन किस तरह से होता है। तो अगर हम देखें तो डाइजेशन दो तरीके से होता है, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। देखिए मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस हमारी बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपको पता लगे बक्कल कैविटी क्या होता है। एक्चुअली गाइस बक्कल कैविटी हमारा होता है माउथ पार्ट, माउथ पार्ट जहां हमारा मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह के डाइजेशन शुरू हो जाते हैं, हमारे फूड का ब्रेकडाउन होना शुरू होता है। जब हमारे दांत फूड को चीविंग कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है मैकेनिकल डाइजेशन, और जब उसमें सलीवा मिलकर ग्लूकोज अलग हो जाता है या स्टार्च उसमें से सेपरेट होती है तो वो होता है केमिकल डाइजेशन। तो आपने जाना कि बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाते हैं दो तरह के डाइजेशन, जिसे मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और डाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का सिंपलर वे में टूटना, उससे जो न्यूट्रिशन उसके अंदर है उसको निकालना ही डाइजेशन होता है, ठीक है। क्योंकि जैसा हम फूड खा रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, इस तरह से तो हमारी वेन्स में कैरी नहीं हो सकता, तो उसे कैरी करने के लिए उस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता है, जिससे कि वो हमारी ब्लड वेन्स के थ्रू हमारी होल बॉडी में पहुंच सके। और वो कैसे पहुंचता है, इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें देखेंगे हम क्या क्या प्रोसेस शामिल होते हैं और किस तरह से वो हमारा कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बनता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा अगर हम देखें डाइजेशन का, तो हो जाए एब्सॉर्प्शन। भाई जब वो फूड सिंपल फॉर्म में हो गया तो उसको अब एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, एब्सॉर्ब होने के बाद ही तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो जाएगा, है ना। तो पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इनटू द ब्लड एंड लिवर, हमारे ब्लड में शामिल होना उसको ग्लूकोज की फॉर्म में, उसे कहते हैं हम एब्सॉर्प्शन। तो हमने जाना कि डाइजेशन के कितने प्रोसेस होते हैं। डाइजेशन में सबसे पहले इंजेक्शन करना होता है, यानी कि फूड को मुंह तक ले जाना होता है, मुंह में डालना होता है। देन डाइजेशन, उसका मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह का डाइजेशन होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाता है, और जो हमारे फूड जो हमारा सिंपल फॉर्म में बन गया है उसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारा, और एब्जॉर्प्शन के बाद ही वो हमारी पूरी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में एसिमिलेट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा डाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं ये हमारा माउथ का नेजल पार्ट, और ये हमारा सारा यहाँ बक्कल कैविटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और बक्कल कैविटी यहाँ से जाते जाते हमारा इसोफेगस से जाते जाते पूरे पार्ट्स, मतलब जो जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है हमारे पार्ट्स, जैसे कि हमारा स्टोमक हो गया, जो जे शेप का आपको दिख रहा है स्टोमक हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी वो बॉडी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन को करते हैं। और वो कैसे करते हैं और कौन कौन से जूस उसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स उसमें मिलते हैं जिससे कि डाइजेशन पॉसिबल होता है, वो हम अब पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, चलिए आप पढ़ते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट होती है हमारी माउथ से लेकर के एनस तक।
begins with an anterior opening the mouth and it open out posteriorly through the anus. ये हमारे माउथ से एनस तक फैली हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी। माउथ में क्या होता है गाइस, बक्कल कैविटी होती है जिसमें डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, एक ये मस्कुलर ट्यूब होती है जिसमें फूड डिलीवर होता है हमारे स्टोमक तक, यानी कि हमारी बक्कल कैविटी से स्टार्ट हुआ फूड और हमारे स्टोमक तक पहुंचा, उसे कहते हैं, उस फूड पाइप को कहते हैं हम इसोफेगस। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक होता है प्रीलिमिनरी डाइजेशन इसके अंदर होना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ इस तरह के एंजाइम्स और जूसेस होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो एक्सेस अमाउंट होता है ना गाइस हमारे फूड का, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और जितने भी मिनरल्स उस फूड के अंदर हैं वो भी एब्जॉर्ब यहीं पर किए जाते हैं। तो मैंने डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जो डाइजेशन में शामिल है। और लास्ट में हम बात करेंगे क्लोएका और रेक्टम की, जहां हमारा वेस्ट प्रोडक्ट एक्सपेल किया जाता है। ठीक है गाइस, जैसे अभी हमने बात की माउथ से, यहाँ से ये इसोफेगस है हमारा जो फूड को कैरी कर रहा है हमारे स्टोमक तक। ठीक है, ये हमारी बक्कल कैविटी है जहां पर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो ग्लैंड्स सलीवे को प्रोड्यूस करती हैं स्टार्च को तोड़ने के लिए। जो फूड में से स्टार्च टूटती है ना गाइस, तो इसी की वजह से टूटती है क्योंकि ये सलीवरी ग्लैंड सलीवा प्रोड्यूस करते हैं। 3 तरह की सलीवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि हमारे फूड पाइप से होता हुआ फूड हमारे स्टोमक के अंदर जाएगा, देन डियोडिनम के सहारे वो जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा उसका डाइजेशन, और जो डाइजेशन में बची हुई चीजें हैं वो जाएंगी फिर हमारी बड़ी आंत में, जिसे कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद वो वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम में यहाँ इकट्ठा होगा और एनस के थ्रू बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही पढ़ते हैं। आगे आता है द ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। जो हमारी ओरल कैविटी है जिसके थ्रू हम इनटेक कर रहे हैं फूड को, तो वो ओरल कैविटी क्या होती है, उसमें बहुत सारे टीथ्स होते हैं। कितने होते हैं गाइस, एक एल्डर वन में होते हैं 32 टीथ्स। ठीक है ना, और मस्कुलर टंग होती है, जो टंग, जिस टंग की वजह से फूड वो एक बॉल्स की तरह से बन जाता है, यानी कि सलेवा को मिक्स करने का काम करती है हमारी टंग। और दूसरा टेस्ट को जानना, हमारा फूड किस टेस्ट का है उसको भी हमारी पहचान करती है हमारी टंग, क्योंकि उसके अंदर होती हैं छोटी छोटी बर्ड्स जो टेस्ट को बताती हैं। ठीक है, द टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रीनुलम। फ्रीनुलम से एक साइड से टंग जुड़ी हुई रहती है और आगे का साइड उसका ओपन रहता है, जो सलीवा को फूड में मिक्स करने के काम आता है। अब टेस्ट कहाँ से किस तरह का हमें बताती है हमारी टंग, वो देखेंगे। उमामी टेस्ट हमें टिप ऑफ द, जो हमारी हाफ पार्ट है ये हमारी टंग का, ये हमें उमामी टेस्ट देती है। उमामी टेस्ट जैसे जब हम कभी पनीर खाते हैं या चीज, मतलब अगर हम कभी चिकन खाते हैं तो उस तरह का जो टेस्ट हमारे मुंह में आता है ना, उसे कहते हैं उमामी टेस्ट। सॉर टेस्ट आप सभी जानते हैं, खट्टा। ठीक है, स्वीट हम सभी जानते हैं, टिप हमारी टंग की टिप और टू मिडल तक हम स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बिटर टेस्ट हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द टंग से हमें पता लगता है, और साल्टी हमारे बिल्कुल इंटीरियर, मतलब स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, तो हम जान गए हैं कि किस तरह से हमारी टंग हेल्प करती है हमारी टेस्ट को जानने में। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पूरा हमारे टीथ का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। हमारे टीथ में कहाँ इनेमल होता है, कहाँ इसका डेंटिम होता है, पल्प होता है, और गम कहाँ से इसको अटैच करते हैं, ये सारा इसमें दिखाया गया है। वैसे भी अभी छोटी क्लास में आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हमें बस यहाँ इनेमल और डेंटिम और पल्प तक ही इसको देखना है। उसके बाद में हम अगली बड़ी क्लासेस में और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब टीथ की टाइप्स कितनी होती है, कितने टाइप्स के टीथ हमारी माउथ के अंदर, हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो इट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज इंसीजर्स। इंसीजर क्या करते हैं, कटिंग का काम करते हैं। जो भी फूड आता है उसको
काटना हम इंसिजर के थ्रू करते हैं। कैनाइंस होते हैं हमारे, कैनाइंस क्या करते हैं, टीयरिंग। एक्चुअली कैनाइंस जो मैच्योर हैं वो जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें ज्यादा मैच्योर्स होते हैं, कैनाइंस करते हैं टीयरिंग का काम, जैसे किसी चीज को फाड़ना, तो वो टीयरिंग होता है, तो वो कैनाइंस करते हैं। प्री मोलार्स क्या करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, और मोलार्स क्या करते हैं, मोलार्स भी उसको मैस्टिकेशन ही करते हैं, यानी कि फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। गाइस हम 6 से 7 साल की उम्र तक मिल्क टीथ से ही काम चलाते हैं और उसके बाद वो सब गिर जाते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ लगभग हमारे 20 की संख्या में होते हैं, और 6 से 7 जब हम 6 से 7 मंथ के होते हैं ना, वो हमारे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और हमारे ये परमानेंट टीथ में रिप्लेस होते हैं हमारे 6 से 7 साल की उम्र तक। तो टीथ हमारे 32 होते हैं, यानी कि किसी एडल्ट में अगर आप बात करेंगे तो वो 32 होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि सिलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं और उनका क्या काम होता है। ठीक है, सिलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, डिलीवर फूड को, जो सिलीवा है, सिलाइवरी ग्लैंड्स डिलीवर सिलीवा टू लुब्रिकेट्स फूड, यानी कि फूड को चिपचिपा बना देती हैं जिससे कि वो जल्दी से स्वेलो या आसानी से स्वेलो कर पाए हम। ठीक है ना। टीथ क्या करते हैं, टीथ च्यू फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अब इतना बड़ा हमने पीस खाया, उसको एज इट इज तो हम नहीं स्वेलो कर सकते ना, तो हम क्या करते हैं, उस दांत के थ्रू, हम टीथ्स के थ्रू करते हैं उसको च्यू, जिससे कि हम उसे थोड़ा छोटा 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 कर सकें। दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन। और जो दांतों से काटना या उसको ग्राइंड करना होता है ना गाइस, उसी को कहते हैं हम मैकेनिकल डाइजेशन। यानी कि हमारा जो डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। That increase the surface area exposed to the enzymes, और ये इसको चिपचिपा करके ऐसा बना देती है जिससे कि इसके अंदर एंजाइम्स आसानी से चले जाएं और इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। आगे देखते हैं, द टंग शेप फूड इनटू ए बॉलस एंड प्रोवाइड्स हेल्प। ठीक है, टंग क्या करती है, फूड को शेप देती है, गोला सा बना देती है, और सिलिवा को उसमें अच्छे से मिक्स कर देती है। तो ये क्या काम होता है टंग का, फूड को मिक्स करना सिलिवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी कि ओरल कैविटी में ही उस फूड को इस तरह का बना दिया जाता है जिससे उसके अंदर सिलिवा को मिक्स किया जाए, फूड में एयर को मिक्स किया जाए। ठीक है, द इसोफेगस एंड द ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स। जो हमारा इसोफेगस होता है और हमारा विंड पाइप, दोनों एक ही तरह, एक ही जगह एक मिलते हैं, उसे कहते हैं गाइस फेरिंग्स। फेरिंग्स में जाकर के ये दोनों एक ही जगह मिलते हैं, जहां इनको सेपरेट करने का काम करता है एपिग्लोटिस। A cartilage flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis, opening of the windpipe during swallowing. जब हम swallow कर रहे होते हैं ना फूड को, तो हमारा epiglottis उसको विंड पाइप में जाने से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। The esophagus is a thin, long tube which extend posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to the J-shaped bag-like structure called stomach. Esophagus हमारे फूड को ओरल कैविटी से लेकर के स्टोमक तक पहुंचाता है। गाइस ये एक जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टोमक, जिसके अंदर ये फूड इकट्ठा होता है और जहां इसका फिर से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली मूव्स अ बॉलस थ्रू पेरिस्टाल्सिस। और इस मूवमेंट को, ये जो आप गाइस देख रहे हैं ना, ये मूवमेंट जो हमारा ओरल कैविटी से यहाँ से इस पूरे इसोफेगस में हमारे स्टोमक तक जाने का जो ये प्रोसेस है ना, कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कभी एक्सपेंड हो रही हैं, और फूड को एक पुश, मतलब पुशिंग वे में ये लेकर जा रही हैं, इसे कहते हैं हम पेरिस्टाल्सिस। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। और गाइस ये हमारे पूरे, जब तक इसका फूड का डाइजेशन नहीं होता है, ये पूरा पेरिस्टाल्सिस पूरे प्रोसेस में चलता ही रहता है। इट इज ए थिक वॉल जे शेप ऑर्गन। ये हमारा जो स्टोमक की बात करेंगे हम, ये एक जे शेप ऑर्गन होता है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी बीनीथ द डायफ्राम, एंड इट स्टोर्ड फूड इनिशिएट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है गाइस, ये फूड का डाइजेशन स्टार्ट करता है, और यहीं पर हमारे प्रोटीन पार्ट्स जो हमारे फूड के अंदर है
वो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना गाइस। और जब तक ये 3 से 4 घंटे स्टोमक के अंदर रहता है फूड, और उसके बाद डियोडिनम के थ्रू ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है फॉर फर्दर डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। इट इज द लॉन्गर पार्ट ऑफ द गट। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अभी हम स्टोमक के बारे में जान रहे थे, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा यहाँ डियोडिनम से शुरू होता है, ये देख रहे हैं आप, ये अटैच है हमारा फूड मतलब स्टोमक से। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ये एक आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं डियोडिनम, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से आपकी शुरू हो गई है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या साइज है और आगे देखेंगे। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट। ये गट का बहुत लंबा पार्ट होता है और 7 मीटर लॉन्ग, ये अप्रोक्स 7 मीटर लंबा होता है। और इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका डायामीटर है ना गाइस, इसकी मोटाई जो है इस पाइप की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसकी मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर की। कंसिस्ट ऑफ डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। 3 पार्ट्स होते हैं इसका। ये आपका यहाँ पर डियोडिनम है, ठीक है। उसके बाद ये बीच का पार्ट होता है इसका जेजुनम, और यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं इलियम। तो 3 भागों में ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बटी हुई है। डियोडिनम पार्ट जो होता है सी शेप पार्ट होता है, जेजुनम जो होता है मिडिल पार्ट होता है, और इलियम हमारा टर्मिनल पार्ट होता है। तो हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की, जहां पर फूड का डाइजेशन होता है और वहीं विलाइज के थ्रू हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। एक्चुअली गाइस विलाई होती क्या है, विलाई आप देख सकते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे आपको मैं इसमें वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड का एब्जॉर्प्शन होगा और उस एब्जॉर्प्शन के बाद ही तो वो ब्लड के अंदर मिलेगा, और ब्लड के अंदर मिलेगा क्योंकि ब्लड हमारा वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी तक जाता है। तो वो फूड जो हमारा डाइजेस्ट होके एक बहुत अच्छे फॉर्म में आया है, यानी कि ग्लूकोज में आया है, वो हमारे ब्लड वेजल्स के साथ मिलकर के पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के और एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा हुआ फूड प्रोडक्ट है वो हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां क्या होता है अब आगे देखेंगे। 1.5 मीटर लॉन्ग ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी, और ये 3 भागों की होती है, 3 भागों में बड़ी रहती है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। 3 भागों में हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन बटी हुई रहती है। कॉलन क्या होता है? द कॉलन कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। कॉलन जो है हमारा, ये पूरा पार्ट हमारा ये कॉलन होता है गाइस, ये पूरा पार्ट हमारा कॉलन होता है, ठीक है। इसके बाद रेक्टम क्या होता है? pelvic colon leads to rectum that opens out by anus। और रेक्टम हमारा यहाँ इस तरफ, ये रेक्टम है हमारा, जो फूड को जो वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा करके रखता है। और जो नीचे का पार्ट होता है गाइस, दिस इज कॉल्ड एनस, इज गार्डेड बाय द एनल स्फिंक्टर सर्कुलर वॉलेंट्री मसल्स। ये सर्कुलर वॉलेंट्री मसल्स का होता है और इसके थ्रू ही हम एक्सक्रीशन को करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम हमारे जो डाइजेशन में कुछ ग्लैंड्स काम आती हैं, यानी कि डाइजेशन ऐसे ही थोड़ी होगा। डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे जूसेस वर्क करते हैं। वो कहाँ से आते हैं और उनका क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं गाइस, डाइजेशन को करने के लिए कुछ ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनसे हार्मोन्स और एंजाइम सीक्रेट होते हैं। जैसे हम बात करेंगे लीवर की, अगर हम लीवर को देखते हैं तो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा, 1.5 किलोग्राम्स का होता है। ये लोकेटेड होता है अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इंफीरियर टू द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे की बाहरी साइड में, और रेडिश ब्राउन का ये होता है। और ये गाइस ये क्या करता है? ये गाइस ये करता है बाइल जूस को सीक्रेट। ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो हमारा एक ग्रीनिश कलर की ये गॉल ब्लैडर होती है, जिसके अंदर ये बाइल जूस इकट्ठा होता है। और बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट, ठीक है। बाइल जूस कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है।
अब सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज का क्या काम होता है? पैंक्रियाज जैसे मैंने लीवर के बारे में बताया, लीवर ने क्या दिया? बाइल जूस दिया, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसे ही पैंक्रियाज होती है एक लार्जेस्ट ग्लैंड, जिससे निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है गाइस? पैंक्रियाटिक जूस। ये भी क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ये, इट इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड, इसको रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड्स भी कहते हैं। लाइज posterior to the greater curvature of the stomach, ये हमारे स्टोमक के पीछे की साइड में होता है। पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ ए हेड एंड बॉडी एंड ए टेल, तीन पार्ट होते हैं इसके, हेड, बॉडी और टेल होता है। इट कनेक्टेड टू द डिओडिनम बाय 2 डक्ट्स, ये डिओडिनम से कनेक्ट होता है 2 डक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा पैंक्रियाज आप देख सकते हैं, जिससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और ये हमारे डिओडिनम में अटैच होता है। और डिओडिनम कहाँ से अटैच होता है? डिओडिनम होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच, जहां पर हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है ना गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे क्विज, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा उसको रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है क्विज करना। क्विज से क्या पता चलेगा? हमने जो जो चीजें पढ़ी वो हमारी रिकॉल हो जाएंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्विज की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ? बकल कैविटी में क्या क्या चीजें होती हैं? गाइज हमने अभी सारी चीजें पढ़ी, हमने बकल कैविटी भी पढ़ी, हमने हमारा इसोफेगस के बारे में पढ़ा, स्टोमक के बारे में, लीवर के बारे में, ठीक है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी के बारे में पढ़ी, सारी ग्लैंड्स के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है। अभी आपका टेस्ट है कि किस तरह से आपने क्या पढ़ा है, वो सब चीजें आपको पता लगेंगी। जब आप किसके आंसर देंगे ना, तभी तो पता लगेगा कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ? बकल कैविटी में क्या क्या होता है गाइस? सबसे पहला है ग्लैंड्स। क्या ग्लैंड्स होती है बकल कैविटी में? टंग भी होती है क्या? टीथ भी होता है क्या? या ऑल ऑफ दीज, ये सब चीजें होती हैं? बताइए गाइस, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो हमारी बकल कैविटी में होती हैं ये सारी चीजें गाइस। हमारी बकल कैविटी के अंदर ग्लैंड्स भी है, टंग भी है, टीथ भी है। भाई ग्लैंड्स कौन सी है? सिलेवरी ग्लैंड्स। क्या करती है सिलेवरी ग्लैंड्स? सिलीवा को प्रोड्यूस करती है। क्या करता है सिलीवा? सिलीवा करता है फूड को डाइजेस्ट। हमारा फूड सबसे पहले हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, और किसके थ्रू होता है? सिलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू। जब वो सिलीवा निकालती है तभी हमारे फूड का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और डाइजेशन कितने तरह के होते हैं माउथ में? 2 तरह के। कौन कौन से? मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, है ना भाई। तो हमें पता चल गया, हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ गया है, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें। भाई टंग भी होती है, टंग क्या करती है? मस्कुलर ऑर्गन है हमारा, क्या करती है? सलीवा को मिक्स करती है फूड के अंदर। और टीथ क्या करती है? टीथ करती है उसको चू, क्योंकि जो हमारा फूड एक सॉलिड पार्टिकल्स में हमारे मुंह के अंदर गया, अब ऐसा का ऐसा हम उसे स्वेलो नहीं कर सकते, टीथ से हम उसे ग्राइंड करेंगे, काटेंगे, फाड़ेंगे, उसे ग्राइंड करेंगे, तभी तो हम अंदर डालेंगे, है ना। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड्स फ्रॉम विच बाइल जूस इज सीक्रेटेड। अभी हमने बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, आपने पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, आपने सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और आपने क्या पढ़ा? लीवर के बारे में, वो भी एक ग्लैंड्स ही है, ठीक है ना। तो मैंने आपको तीनों ग्लैंड्स के बारे में बताया, जो ग्लैंड्स डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कुछ वो सीक्रेट कर रही हैं, ठीक है ना। अभी एक प्रोडक्ट का नाम आपने सुना था बाइल, एक जूस का नाम सुना था बाइल जूस, सुना था ना। तो बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? क्या पैंक्रियाज करती है, सिलाइवरी ग्लैंड्स करती है, लीवर करती है, या पैंक्रियाज और सिलाइवरी ग्लैंड्स दोनों करती हैं? बताइए जल्दी जल्दी। ओ माय गॉड, ओके। तो बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है हमारा लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। और वो कहाँ इकट्ठा होता है गाइस? वो हमारा इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में, राइट। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस इकट्ठा होता है। और बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस जाता है सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां वो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना गाइस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया है। चलते हैं अगले क्विज की तरफ। हमारा अगला क्विज है, जल्दी, क्या है? वेयर द फूड्स न्यूट्रिएंट्स आर कंप्लीट एब्सॉर्ब्ड। कहां पर हमारे फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब्ड होते हैं? गाइस क्या मुंह में हो जाते हैं? नो। क्या इसोफेगस में? नो।
क्या, कहाँ कहाँ होते हैं, सोचो सोचो। नेक्स्ट हमारा स्टोमक है, क्या वहां हो जाते हैं? नहीं। तो हमारे पास ऑप्शंस भी है भाई, देखें। ए ऑप्शन है हमारा पैंक्रियास, बी है हमारा डिओडिनम, सी है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और डी है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बताइए जरा, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ कंप्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं? आप इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के वर्क मैंने अलग अलग बताए थे। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर वाटर और मिनरल्स होते हैं एब्जॉर्ब गाइस, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? बस यही आपका टेस्ट है, आंसर दीजिएगा जल्दी फटाफट। चलिए, इसका हमारा आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। गाइस, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियास एक ग्लैंड है भाई, वहां तो एब्जॉर्प्शन होना ही नहीं है ना। डिओडिनम क्या है? डिओडिनम हमारा छोटी आंत से हमारे स्टोमक को जोड़ने की एक ट्यूब है, तो डिओडिनम में भी नहीं होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, और मैंने अभी बात की थी लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, डी। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्विज की तरफ। हमारा अगला क्विज है, नेम द न्यूट्रिएंट विच इज कंप्लीट। ये क्या है? विच आर कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है क्या? विच आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 1 2 3 4। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले क्विज की तरफ। हमारा अगला क्विज है क्विज नंबर 4। नेम द न्यूट्रिएंट विच इज कॉम्प्लेक्स। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है? कौन सा है? क्या प्रोटीन है वो, क्या फैट है, अमीनो एसिड है, या ए और बी दोनों, या ए और बी ये दोनों ही हमारे कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होते हैं? कौन से होते हैं गाइस? तो इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर है गाइस हमारा ए और बी, यानी कि हमारा प्रोटीन पार्ट और हमारा फैट, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो शायद से आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी, और आपके आंसर्स को देखते हुए तो लग ही रहा है कि काफी अच्छी तरीके से आपने इस प्रोसेस को समझा है। अभी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। डाइजेशन में आपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा, ओरल कैविटी से लेकर के एनस तक सारी चीजें आपको वन बाय वन दिखाई गई, बताई गई। आपकी एनिमेशन, जो आपकी वीडियोस हैं, छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको बताया गया है कि डाइजेशन किस तरह से कहाँ पर होता है, कौन कौन सी ग्लैंड्स, कौन कौन से जूसेस सीक्रेट करती हैं तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये तो बात थी एनिमल्स में किस तरह से डाइजेशन होता है, यानी कि हम में एनिमल्स, यानी कि हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन किस तरह से होता है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रास ईटिंग होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है उसके बारे में अब आप जानेंगे। तो एक वीडियो के थ्रू हम इसे बताते हैं कि किस तरह से ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन होता है, ठीक है ना। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में गाइस अगर हम देख पा रहे हैं तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ग्रास को चीव करती हैं, बहुत जल्दी जल्दी खा लेती हैं, ये स्वेलो कर लेती हैं, और स्वेलो करके अपने इस ग्रास को ये इकट्ठा कर लेती हैं अपने र्यूमन में। गाइस, जिस तरह से हमारे अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है, हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम 4 चैम्बर्स के थ्रू कंप्लीट होता है। Unlike human, all grass-eating animals have a special stomach with 4 chambers, namely rumen, reticulum, omasum, abomasum. Let's see the process of digestion in grass-eating animals. The animal quickly swallow the grass and store in rumen, the first chamber of the stomach. In the rumen, the food gets partially digested. The partially digested food is called cud. The cud is pushed into the reticulum, the second chamber of the stomach, and from here it is sent back into the mouth for further chewing. The process of the chewing cud is called rumination, and animals which chew the cud are called ruminants. The rechewed food is followed and sent into the omasum, the third and smallest chamber of the stomach, to absorb excess water from the food. In the omasum, food is broken down into even smaller pieces. This is then sent to the large chamber abomasum.
which is also called a true stomach. The digested food then goes into the small intestine where absorption of nutrients take place. A large sac-like structure called cecum present between the small intestine and large intestine also contain bacteria that help in the digestion of cellulose, a carbohydrate that is present in the grass. So, you now know why cattle keep chewing all the time. Thank you. गाइस अब आगे पढ़ेंगे हम फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा के बारे में. अमीबा में किस तरह से फीडिंग होती है, डाइजेशन किस तरह से होता है, वो हम देखते हैं. सबसे पहले जैसे इंजेक्शन हम करते हैं उसी तरह से गाइस अमीबा भी इंजेक्शन की प्रोसेस को पहले करते हैं. इंजेक्शन वो किस तरह से करते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इनटू बॉडी आइदर बाय स्वेलिंग और एब्सॉर्बिंग, इट इज कॉल्ड द प्रोसीजर ऑफ डाइजेशन, इंजेक्शन. Amoeba or zoos out the pseudopodia to encircle the food and engulf it, forming a food vacuoles. हमारे तो एक्चुअली अमीबा जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है. यूनिसेल्युलर गाइस क्या होते हैं कि उनके यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग मसल्स नहीं होती, अलग अलग सेल्स नहीं होते. जिस तरह से हमारी आइज की सेल्स अलग हैं, हैंड्स की सेल्स अलग हैं, इस तरह से अमीबा के पास नहीं है. अमीबा होता है यूनिसेल्युलर और यूनिसेल्युलर होने की वजह से ही उसको एक सेल से ही सारे काम करने होते हैं. यानी कि उसका रिप्रोडक्शन, उनका डाइजेशन, उनका एक्सक्रीशन, सारी ही चीजें वो अपने एक ही सेल से करते हैं. ठीक है. और उसे एक सेल से करने के लिए वो अपनी बॉडी की शेप को इस तरह से बनाते हैं कि वो अपना फूड भी ले सके, उसका एक्सक्रीशन भी डाइजेशन भी कर सके, उसका एक्सक्रीशन भी, मटेरियल का एक्सक्रीशन भी कर सके. ठीक है ना. तो यूनिसेलुलर होने की वजह से ही ये सारी चीजें होती हैं. अब जहां अमीबा अपने फूड को देखता है, फूड को देखते ही वो अपने फॉल्स फीड को निकालना शुरू कर देता है. यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बना लेता है कि उसके वो फॉल्स फीड की तरह काम आते हैं. और वो फॉल्स फीड क्या करता है, उस फूड के चारों ओर मिल जाता है. फूड के चारों ओर मिलने के बाद उसको एंगल्फ कर लेता है. ठीक है ना. उसके बाद उस फूड का होता है डाइजेशन अमीबा के पेट के अंदर. अब वो उसे अपने फूड वैक्यूल के अंदर ले गया है ना. वो उस फूड को अपने फूड वैक्यूल के अंदर ले जाता है और द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग the insoluble and enormous food molecules into soluble and minute molecules is called the process of digestion. In amoeba, the food vacuoles are put deeper into the cell and with the assistance of the digestive enzymes, the massive insoluble particles are churned down to the simpler molecules. अब पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है अमीबा के स्टमक के अंदर. ठीक है. उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन. जिस तरह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है अमीबा में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग से सेल्स नहीं है, तो वो किस तरह से करेगा. इन दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब बाय द सेल्स साइटोप्लाज्म. एक जीव द्रव्य होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. वो लिक्विड पूरा अमीबा के बॉडी के अंदर होता है. पूरी बॉडी में साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है. उस साइटोप्लाज्म में ही वो उस फूड का एब्जॉर्प्शन भी कर लेता है बाय कीपिंग बिहाइंड एंड डाइजेस्ट पार्टिकल्स. दिस प्रोसेस is called diffusion and the excess food is stored as a form of glycogen and lipids. जो एक्स्ट्रा फूड्स होता है यानी कि डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट के बाद डिफ्यूज किया बॉडी के अंदर ही, उसको डिफ्यूज कर दिया और उसके बाद जो भी उसका एक्सेस फूड हुआ उसको वो स्टोर भी कर लेता है अमीबा एज ए ग्लाइकोजन और लिपिड्स की फॉर्म में. ठीक है. इसके बाद डाइजेशन, जिस तरह से एक्सक्रीशन हमारा होता है वेस्ट मटेरियल का, उसी तरह से अमीबा के अंदर भी डाइजेशन होता है. ठीक है ना. तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन. इन अमीबा दिस प्रोसेस इज the process is called egestion. In amoeba, this process is administered by repeating the cell wall to take out the undigested food materials from its body. तो इस तरह से वो अपने indigestion को भी, egestion को भी प्रोसेस करता है. ठीक है. जैसे आप इस डायग्राम के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे ये इसके फॉल्स फीट हैं, ये फूड देखा इसने, फूड देखते ही ये अपनी बॉडी के शेप को फॉल्स फीट के अंदर बना लेता है. अब देखिए कैसे इस फूड का डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है. डाइजेशन प्रोसेस देखिए, जैसे ये फॉल्स फीट दिखाई दे रहे हैं ना आपको,
बॉडी की शेप को इस तरह से बना लेता है अमीबा, फूड के चारों ओर बिखरा लेता है और फिर उसके बाद इस फूड का कर देता है डाइजेशन और फिर होता है एब्जॉर्प्शन और उसके बाद जो भी इसका वेस्ट मटेरियल होता है वो उस वेस्ट मटेरियल को भी निकाल देता है। ठीक है, ओके। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें कवर करी? इस चैप्टर में हमने कवर करा है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक सारा प्रोसेस, कहाँ कहाँ डाइजेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रही है, कितनी तरह की ग्लैंड्स उसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सी जूस वो सीक्रेट कर रही हैं जो हमारे प्रोटीन्स को, हमारे स्टार्च को तोड़ती हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स से सिंपलर वे में लेकर आती हैं, कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उस एब्जॉर्प्शन के थ्रू कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमारी ओल्ड बॉडी तक उस पूरे प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है, उस नरिशमेंट को दे रहा है। ये सारी चीजें हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में आपको पढ़ी। इसके बाद हमने ईटिंग, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डाइजेशन प्रोसेस को समझा, किस तरह से डाइजेशन में कवर अप हो रहा है, कितने चैम्बर्स हैं उसके डाइजेशन के, कहाँ कहाँ कौन कौन सा चैम्बर कौन कौन से काम को कर रहा है, वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। इसके बाद अमीबा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा, तो ऑल पूरा चैप्टर हमने इसमें कवर किया है। ये सारी वीडियो गाइस, जितनी भी मैं वीडियो आगे भी लेकर आऊंगी वो पूरे चैप्टर पर बेस्ड होंगी, यानी कि पूरा लेसन आप उसमें कवर अप मिलेगा और नई नई एनिमेशंस के थ्रू और नए नए छोटी छोटी क्लिप्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि इस प्रोसेस को किस तरह से किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा देखें, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ये भी बताएं कि आगे मुझे किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाकर लाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और गाइज, आपका PA3 ट्यूशन पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है। PA3 ट्यूशन पॉइंट आपके लिए नई नई वीडियोस को लाता रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट पर बेस्ड वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।